हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं मान सिंह राजपूत इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल इनकम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे ना आज कि ये जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी माइनस में चली गई थी, अभी आपने देखा था कोविड के टाइम पे, कोरोना में गए जीडीपी माइनस में चली गई थी, है ना। फिर उसके बाद उछाल आया जीडीपी में, आपने देखा 20.57% के आसपास जीडीपी। तो ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रस्ट मी, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी नेशनल इनकम से कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। एक बार हम पिछली जो क्लास किए हैं ना, उसको एक बार मैं 2 मिनट में रिव्यू कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं। हमने आपको पहली क्लास में, पहले लेक्चर में आपको बताया था मीनिंग एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था, दूसरा टॉपिक पढ़ाया था आपको सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ाया था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में डिवाइड है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताया था, जैसे HDI क्या होता है, हंगर इंडेक्स क्या होता है, इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था, उसके बाद 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाया था आपको। 12 5 ईयर प्लान पढ़ाया था आपको 1951 से लेके 2017 तक के पूरे कंप्लीट 12 पंचवर्षीय योजनाएं करवाया था मैंने, जिसको रेगुलेट किया गया था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा। फिर मैंने बताया कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को बंद किया और एक नया आयोग ओपन किया जिसका नाम है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन में क्या प्रॉब्लम्स थी, नीति आयोग कैसे उससे बेहतर है, ये प्रधानमंत्री के शब्दों में हमने आपको बताया था। फिर मैंने उसके बाद बताया था फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या होता है ना। आर्टिकल 280 के तहत भारत में क्या है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई। फिर उसके बाद मैंने बताया था टैक्स सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर की व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो मैंने बताया था भारत में कर की व्यवस्था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने आपको बताया था टैक्स का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया जिसका नाम है जीएसटी, क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर उसी में मैंने आपको एक बताया था छोटा सा ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ बिल, जो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। फिर मैंने आपको बताया था क्या, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन मंदी और स्टैगफ्लेशन मुद्रा अपस्फीति के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी अच्छे, खास करके जब आप कोई कमीशन वाले एग्जाम दोगे, खास करके जैसे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये नेशनल इनकम। तो आइए शुरू करते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम बाय मान सिंह राजपूत। नेशनल इनकम क्या होता है, देखो जी, नेशनल इनकम जानने से पहले जरूरी है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है जान लेते हैं। क्या डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है कि किसी भी देश की लैंड बाउंड्री के अंदर का वो हिस्सा, है ना, किसी भी देश की लैंड बाउंड्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर मैं मान लूं ये देश कौन सा है, ये देश है इंडिया। कौन है भाई? इंडिया। ये भारत है। तो भारत के फाइनेंशियल ईयर, यानी इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक मानी जाती है? फाइनेंशियल ईयर, इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। यानी गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की बातचीत किस में करती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो मैंने बताया किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, मैंने बोला है देश कौन सा है? इंडिया है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है? इसकी लैंड बाउंड्री है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में
जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया उसके मौद्रिक मूल्य को, मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? उस देश की यानी इंडिया की जीडीपी बोलते हैं। क्या? जीडीपी क्या बोलते हैं भाई? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस ठीक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद होता है ना? किसी भी देश की यानी भारत की लैंड बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? भारत की जीडीपी बोलते हैं। और जब हम इसमें प्लस माइनस एन एफ आई ए, इसको निकालते कैसे हैं? एन एफ आई ए को निकालते हैं भाई कैसे? एक्स माइनस एम से। एन एफ आई ए क्या होता है? एन एफ आई ए क्या होता है भाई? एन एफ आई ए को बोलते हैं नेट फॉरेन नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या बोलते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को निकालते कैसे हैं? एक्स माइनस एम। एक्स को क्या बोलते हैं भाई? एक्स बराबर होता है ई एक्स पी ओ आर टी। क्या? एक्सपोर्ट। एक्स बराबर क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में निर्यात बोलते हैं। क्या? निर्यात। एम का मतलब क्या होता है? एम बराबर होता है इंपोर्ट। क्या होता है? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। ठीक है। जब हम किसी देश की, अब देश हमने मान लिया क्या? हमने देश मान लिया इंडिया है। तो जब हम इंडिया के घरेलू सीमा के अंदर, इंडिया की लैंड बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का हमने उत्पादन किया है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जब हम जोड़ लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये हो जाता है आपका पूरा मिलके, ये पूरा मिलके आपका बन जाएगा क्या? ये पूरा मिलके बनता है जीएनपी। क्या बनता है? जीएनपी। क्या बनता है भाई? जीएनपी। क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस नेशनल, क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसे? सकल राष्ट्रीय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं आपको, डेफिनेशन बताता हूं। All the goods and services which are produced in a land boundary of a nation during the financial year of the country। किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन होते हैं उसके मौद्रिक मूल्य को उस देश की क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। भारत के संदर्भ में यह वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। When we add NFIA in GDP, जब हम जीडीपी में NFIA को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? फर्स्ट टाइम
राष्ट्रीय आय, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय की गणना, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? बाई, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय की गणना बाई दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी। कब किया था भाई? दादा भाई नरौजी ने एक बुक लिखी थी, है ना? बुक का नाम क्या था? बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कब पब्लिश हुई थी? 1868 में, जिसमें दादा भाई नरौजी ने 20 रुपया, कितना? 20 रुपया, 20 रुपया पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था। ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड आय है, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई थी। तो इंडिया में जो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी ना, किसके द्वारा? दादा भाई नरौजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नरौजी ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब? 1868 में। ये पूछा हुआ एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके, रिटन बाय हुम? तो दादा भाई नरौजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1868 में लिखी गई थी यह बुक। ठीक है। अब बात आती है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाता है? बाई सीएसओ। किसके द्वारा भाई? बाई सीएसओ। सीएसओ पूरा नाम, सीएसओ का पूरा नाम सेंट्रल सेंट्रल एंड सेंट्रल एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है इंडिया में? सीएसओ करता है। क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है, की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहां कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? विमल के रॉय।
चेयरमैन कौन है भाई? चेयरमैन है विमल के रॉय। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2 मई 1951 को। कब? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हमने क्या जाना कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है। इसके अंडर में काम करता है, ये वर्क करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो वर्क करता है किसके अंडर? दी मिनिस्ट्री ऑफ अंडर दी मिनिस्ट्री अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में ये क्या करता है? काम करता है। सीएसओ मतलब कहा जाए तो किसके अंडर में आता है ये? वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के अंडर में ही आता है। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मंत्री हैं कौन है भाई? इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत राव इंद्रजीत सिंह। कौन है भाई? राव इंद्रजीत सिंह। इसके मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। तो हमने क्या जाना कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली है। और इसके चेयरमैन कौन है? विमल के रॉय हैं वर्तमान में। और ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी वित्त मंत्रालय के अंडर में ही आता है। इसकी एक ब्रांच, एक शाखा है, जिसके मिनिस्टर हैं कौन? राव इंद्रजीत सिंह है। और आपकी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमण जी। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। कौन है भाई? पंकज चौधरी। कौन है? पंकज चौधरी हैं आपके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। ठीक है। कहां से सांसद हैं? ये यूपी का एक जिला है महाराजगंज, वहां से सांसद हैं ये। ठीक है। आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना 4 फैक्टर पे करते हैं। इन 4 फैक्टर, ऑन 4 फैक्टर, ऑन 4 फैक्टर, 4 फैक्टर पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? जिसमें से आपका पहला है क्या? जीडीपी। क्या भाई? जीडीपी क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? सकल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है एनडीपी। क्या? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। और नेक्स्ट कौन सा है? तीसरा है, तीसरा कौन सा भाई? तीसरा है जीएनपी। क्या? ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय। क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और चौथा कौन सा है? फोर्थ वन इज एनएनपी। क्या? नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो फाइनली हमने देखा कि जो भारत में, इंडिया में जो काउंटिंग की जाती है ना, वो 4 फैक्टर पे की जाती है। कितने फैक्टर पे? 4 फैक्टर पे काउंटिंग की जाती है भाई, इन्हीं 4 फैक्टर पे। ठीक है ना। अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए। मेरी गारंटी है आपको नेशनल इनकम में एक सिंगल डाउट नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आप अच्छे से बना लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, है ना। तो मैंने बताया कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है किस पे करते हैं? 4 फैक्टर पे करते हैं। किस पे? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। एक चीज आइए, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रॉस लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? नेट लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ग्रॉस लिखा है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? नेट लिखा है। तो हमने क्या जाना कि खेल किसका है भाई? यहाँ पे दो शब्दों शब्दों का खेल है। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, और यहाँ पे लिखा भी ग्रॉस, यानी डोमेस्टिक भी ग्रॉस है और नेशनल वाला भी ग्रॉस है, और डोमेस्टिक भी नेट है और नेशनल वाला भी नेट है। तो हमने क्या पाया? हमने एक वर्ड पा लिया। क्या? अगले पेज पे लिख लेते हैं तब तक। हमने एक वर्ड पा लिया। क्या? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट देखा हमने। फिर आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या लिखा है? डोमेस्टिक यानी घरेलू। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भी लिखा है डोमेस्टिक। यहाँ पे क्या लिखा है? नेशनल। यहाँ पे भी लिखा है नेशनल। तो हमने एक शब्द और पा लिया। क्या? हमने एक शब्द और पा लिया। एक हो गया ग्रॉस और नेट, एक हो गया डोमेस्टिक और नेशनल का, है ना। डोमेस्टिक और नेशनल का सीन है। आइए देखते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है शकल। नेट का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। ठीक है।
तो ये नेट और ग्रॉस का सीन क्या है ये देखते हैं। देखो, जब भी जब भी आपका एक दिया होगा तो दूसरा पूछेगा। अगर इनकम नेट में पूछते है ना, तो पक्का ग्रॉस में दिया होगा, यानी कुछ इनपुट्स तो दिए होंगे ना भाई, कुछ इनपुट्स दिया होगा तभी तो कुछ पूछ सकता है। तो ग्रॉस में दिया होगा, यानी आपकी जो इनकम है वो किस में दी होगी, या तो जीडीपी में होगा या तो जीएनपी में होगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब ग्रॉस में दिया हो और किस में पूछे, नेट में पूछे, तो भाई जब ग्रॉस में दिया हो और नेट में पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो अभी यहाँ पे देखो ना आप, क्या अभी देखिए, ग्रॉस ज्यादा है कि नेट ज्यादा है? नेट का मतलब कुछ निकला होगा ना, तो डेफिनेटली यहां से क्लियर है कि ग्रॉस ज्यादा है और नेट कम है। तो जब ग्रॉस में से नेट पे आएंगे, यानी कम में से ज्यादा में से कम पे आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे भाई, है ना? ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है ये जानते हैं, ग्रॉस क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, हमने क्या किया, हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया। और जो हमने प्रोडक्ट जो हमने सेल किया ना, यानी जो आउटपुट है, आउटपुट कितने का है, मान लो आउटपुट आपका 12 लाख का है। कितने का? 12 लाख का है। आउटपुट कितने का है? 12 लाख का है। तो ये जो 10 लाख है ना, किस पे खर्च हुआ भाई? देखो ना, लैंड, लेबर, है ना, रॉ मटेरियल, है ना, और किस पे, टेक्नोलॉजी, है ना, इन्हीं सब पे खर्च हुआ होगा, ईटीसी, है कि नहीं? आपने जो प्रोडक्ट बनाया, जो आपने आउटपुट बनाया, कितने का बिका? 12 लाख का बिका, यानी आपका प्रॉफिट हो गया कितना? आपका प्रॉफिट कितना हो गया भाई? प्लस 2 लाख, 2 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ना, अब अगली बार जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो पता क्या है आपको, लैंड का तो देना पड़ेगा, यानी आपने जमीन किराए पे ली है, मकान किराए पे ली है या खुद खरीदा है, उसका पैसा देना पड़ेगा। लेबर जितनी बार काम करेगा उतनी बार पैसे लेगा। बिना रॉ मटेरियल के आपके कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ठीक है, जो आपने टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया है शायद अब ना करना पड़े, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी पे आपने खर्चा किया है, टेक्नोलॉजी पे आपने इकट्ठा कुछ अमाउंट फिक्स खर्च कर दिया। अब क्या है, उस जो अमाउंट आपने फिक्स किया है, जो टेक्नोलॉजी यूज की है, उससे कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल क्या होगा, आपका आउटपुट आता रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी में पैसा नहीं लगाना है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी वाला पैसा है वो तो बचेगा ना भाई। यानी पहली बार अगर इन्वेस्टमेंट में मान लो 10 लाख रुपए लगा था और टेक्नोलॉजी पे आपने 1 लाख रुपए खर्च किया था, तो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम कितना, 9 लाख रुपए में ही काम चल जाएगा, है ना? तो जो आपका प्रॉफिट है वो पहले कितना था, 2 लाख था, अभी बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 लाख। और आपको पता है ना कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वाला जो इनकम होता है, प्रॉफिट को आप क्या बोलते हैं? जो प्रॉफिट इनकम होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है ये? व्यय योग्य आय होता है। क्या होता है? व्यय योग्य आय। यानी 3 लाख रुपए को आप जहां मर्जी वहां खर्च कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पर, ठीक है ना? तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जिसको हम कहीं खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मशीन चलेगी ना तो उसमें टूट फूट घिसावट तो होगा ना भाई, टूट फूट घिसावट होगा, तो उसको मरम्मत कराने के लिए, उसको रिपेयर करवाने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए हमें पैसे चाहिए ना। लेकिन हमने क्या किया है, जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, जो 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गया, उसको हमने खर्च कर दिया। तो अब हमें जो मशीन की घिसावट है, टूट फूट को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए अतिरिक्त पैसे अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, मशीन की जो टोटल लागत होती है उसके हिसाब से क्या लग करता है, हर हर आउटपुट पे क्या करता है, वो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल लेता है ना? उसको पता है कि मशीन मान लो 1 लाख की है, तो पहली बार मशीन नई थी, नई है तो चलेगी तो कम घिसेगा, कम टूट फूट होगी, मान लो 5% का, तो टोटल लागत का 5% निकाल दिया, किसके नाम पे, डिप्रिसिएशन के नाम पे। मशीन थोड़ी पुरानी हुई और प्रोडक्शन करा, अगली बार मान लो 10% उसका डेप्रिसिएशन हुआ, तो कितना हो गया, 10% निकाल दिया टोटल लागत का। ऐसे करते करते आप देखेंगे एक दिन
जो मशीन की लागत थी ना 1 लाख, उसके बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा किसके नाम पे, डेप्रिसिएशन वैल्यू के नाम पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, है ना, डेप्रिसिएशन वैल्यू यही होती है। तो जो ग्रॉस में से नेट, यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। क्या करने का, क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस डेप्रिसिएशन। क्या, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, यानी मूल्य ह्रास करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा किसमें से, ग्रॉस में से। और जब नेट से ग्रॉस में जाए, यानी नेट से ग्रॉस का मतलब नेट इनकम दी है, नेट इनकम में दो ही आता है आपका, क्या, या तो एनडीपी आएगा या तो एनएनपी आएगा। एनडीपी क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट में से ग्रॉस पे जाने के लिए, यानी कम है, कम में से आपको ज्यादा पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे जोड़ दोगे क्या, डेप्रिसिएशन। क्या, डेप्रिसिएशन हम जोड़ लेंगे, यानी मूल्य ह्रास क्या कर देंगे भाई, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास तीन टर्म्स मिल गए। एक तो हो गया ग्रॉस और नेट का, एक हो गया डोमेस्टिक और नेशनल का, तीसरा अभी बताऊंगा आपको। तो जब भी क्या हो, जब भी आपका डोमेस्टिक इनकम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डोमेस्टिक इनकम दे रखा हो, है ना, डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू इनकम दे रखा हो, और क्या पूछे, राष्ट्रीय इनकम पूछे, घरेलू दे रखा हो और क्या पूछे, नेशनल पूछ दे। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं, तो अभी हमने बताया था आपको बताया था ना कि डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक कम है, डोमेस्टिक क्या भाई, कम है, नेशनल क्या है, ज्यादा है। तो कम से ज्यादा पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। अभी तो बताया था आपको, X-M, अभी आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब समझ में और आएगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA को जोड़ देना पड़ेगा। और जब हम नेशनल इनकम दे रखा हो, नेशनल इनकम क्या, नेशनल इनकम में आपको या तो जीएनपी दे रखा होगा, जीएनपी दे रखा होगा, या फिर एनएनपी दे रखा होगा। तो जीएनपी और एनएनपी दे रखा होगा, आप पूछेगा क्या, पूछ सकता है आपका जीडीपी पूछ सकता है, एनडीपी पूछ सकता है। तो जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो इसी को क्या कर देंगे, माइनस NFIA, क्या, माइनस NFIA, यानी X-M को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आपका। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस पे करते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस पे करते हैं भाई, एन किस पे, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस पे करते हैं, NNPFC, किस पे, NNPFC पे करते हैं। अब FC क्या होता है, चलो भाई FC जानने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। FC क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर, क्या बोलते हैं इसे, साधन लागत, क्या बोलते हैं, साधन लागत। ये साधन लागत क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लो, मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है,
क्या किया, आपने कोई फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री में कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत पड़ती है, क्या, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, है ना, और ईटीसी। यानी कुछ बेसिक इनपुट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती। जैसे अभी आपने बताया था ना कि हमने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, क्या किया था, ये जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था ना, किसी पे तो, किस पे किया था, इसी पे तो किया था, लैंड पे, लेबर पे, रॉ मटेरियल पे, टेक्नोलॉजी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। और ये 10 लाख रुपए इन सब पे खर्च करके आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। कुछ दिनों पहले बड़ा एक ट्रेंडिंग में वो था, एक मेरे पास एक मीम बना के भेजा था किसी ने, कि लड़कियों ने लड़कों का सारा चीज कॉपी कर लिया, है ना, लड़कियों ने लड़कों का सारा चीज कॉपी कर लिया। एक पजामा बचा था हमारा, उसको भी प्लाजो करके ले लिया। ठीक है, तो आप ऑन डिमांड मार्केट में जो चीज ज्यादा डिमांडिंग है उसकी प्रोडक्शन मान लो आप कर रहे हो, और आपने क्या किया, प्लाजो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। क्या बनाया आपने, प्लाजो बनाया, प्लाजो पैंट बनाया आपने। 10 लाख रुपए खर्च करके आपने, मान लो, मान लो 10 के प्लाजो पैंट बनाया। कितना, 10,000 प्लाजो पैंट बनाया। कितना भाई, 10,000। तो कुल मिला के बात यह है कि 10,000 प्लाजो पैंट को बनाने के लिए कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती थी, हमें कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, कुछ संसाधन की जरूरत पड़ी है। वो संसाधन क्या है, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल है, लेबर, है ना, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब साधनों, जिन साधनों से प्रोडक्ट बना है, उन साधनों के ऊपर जो खर्चा होता है उसी को बोलते हैं साधन लागत। क्या बोलते हैं, ये क्या है, साधन लागत। क्या भाई, साधन लागत है। तो अभी आपको बेचना है ना, तो कैसे बेचोगे, क्या करोगे भाई, सीधी बात है, आप पर यूनिट तो निकालोगे ना। तो मान लो आपने, मान लो एक पैंट, एक पैंट की वैल्यू कितना, एक पैंट की वैल्यू कितनी है, मान लो 1,000 है। एक पैंट की वैल्यू कितनी भाई, 1,000, है ना। एक पैंट की वैल्यू मान लो 1,000 है। तो अब क्या है, यानी 1,000 है ना, जो ये भाई 1,000 क्या है, यही तो है फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये, यही है साधन लागत। साधन लागत कैसे है, यानी एक पैंट को बनाने में लगभग 1,000 रुपए साधन, जो यूजुअल लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इन सब पे खर्चा हुआ। अब हमने इतना मेहनत करके प्रोडक्ट को बनाया है, तो क्या हम बेच देंगे, क्या, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, इसको मार्केट ले चलेंगे। मार्केट ले चलेंगे, मार्केट में क्या होगा, अच्छी कीमत लेना तो हमें क्या जाना पड़ेगा, मार्केट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि जब हम इसको प्रोडक्ट को लेके फैक्ट्री से मार्केट में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, कुछ कन्वेंस यूज करेंगे, है ना, माल भाड़ा वगैरह, और कुछ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इन सारे शब्दों को अगर हम असेंबल्ड करें, जोड़ दें, तो एक शब्द हम लिख सकते हैं, क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ या गवर्नमेंट का टैक्स हुआ या जो कुछ भी है, ये सारे मिलके दाम बढ़ाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा, दाम को बढ़ा देगा। लेकिन क्या है, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे मान लो आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आप खाद, बीज वगैरह वगैरह बना रहे हो, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे क्या करती है, सब्सिडी देती है, छूट देती है। तो आपको पता है सब्सिडी क्या करती है, दाम घटाती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या करती है भाई, सब्सिडी दाम को घटाती है। टैक्सेस क्या करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या करते हैं, दाम को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, क्या, कि इनडायरेक्ट टैक्स दाम बढ़ाते हैं और सब्सिडी दाम घटाती है। और आपने मान लो अगर वैल्यू दे रखा है सब्सिडी का, तो रखेंगे, और नहीं है तो जीरो वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं है। और इन सब को करने कराने में जो प्लाजो का पैंट 1,000 रुपया लगा था बनाने में,
तो पर यूनिट पे मान लो ये दोनों मिला जुला के कितना प्लस 50 रुपया और जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1000, कितना 1050 रुपया, 1050 रुपये क्या हो गए ये आपके लागत हो गए अभी, इसी को बोलते हैं क्या सीपी, क्या बोलते हैं भाई सीपी, क्या कॉस्ट प्राइस, इसी को बोलते हैं लागत मूल्य, बोलते हैं क्या लागत मूल्य। और अभी आप बेच दोगे क्या, सीपी पे बेचोगे क्या, बिल्कुल नहीं बेचेंगे हम। सीपी में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉफिट भी तो लेंगे ना, प्लस प्रॉफिट, क्या प्लस प्रॉफिट, यानी कुछ लाभ भी तो लेंगे। अब मान लो आपने एक यूनिट पे इतना सब कर करा लिया है, तो 150 रुपये आपने प्रॉफिट जोड़ लिया, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बिकेगा कितने में, 1200 रुपये में प्रोडक्ट क्या होगा बिक जाएगा। किसमें बिक जाएगा, 1200 रुपये में प्रोडक्ट बिक जाएगा भाई। इस 1200 प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एमपी, यही तो है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाजार मूल्य, क्या बाजार मूल्य, है ना। अभी हमने बताया था कि भारत के जो राष्ट्रीय आय की गणना है ना, वो किस पे करते हैं भाई, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना इसी पे करते हैं, एनएनपी एफसी, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। तो हमने जाना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जिसको साधन लागत, जिसके अभाव में प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, और मार्केट प्राइस क्या होता है जिसपे प्रोडक्ट बिक रहा है। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पे बताइए, है ना, जीएनपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस पे बताइए, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं। तो जब भी पूछे, क्या पूछे, फैक्टर कॉस्ट, क्या पूछे, फैक्टर कॉस्ट पूछे, है ना। जब भी फैक्टर कॉस्ट पूछे तो मैंने बताया ना, एक पूछेगा तो दूसरा दिया होगा, मार्केट प्राइस जरूर दिया होगा। तो एफसी पूछे तो आप कैसे निकालोगे, एफसी बराबर क्या होगा, यानी कितने में बिका है प्रोडक्ट, जितने में बिका है ना उसमें से क्या करेंगे, प्रॉफिट घटा लो, और क्या घटा दो, और घटा दो वो जो इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह था, ठीक है, और क्या करो, सब्सिडी जोड़ लो, ठीक है। ये हो गया एफसी, क्या हो गया एफसी। और मान लो एमपी पूछे, एमपी फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं, साधन लागत, ठीक है। और एमपी पूछे, एमपी क्या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। एमपी पूछे तो एमपी कैसे निकालेंगे, एमपी बराबर हो जाएगा क्या भाई, एमपी भाई हो जाएगा, उल्टा कर लो इधर, एफ सी में क्या कर देंगे, अभी बताया था यहाँ से इधर कंपनी से मार्केट तक चलना है, तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, माइनस सब्सिडी, और क्या कर देंगे भाई, और प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितने में बिका, कितने में प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितने में बना था, सॉरी, हाँ ये फैक्टर कॉस्ट क्या बताएगा, फैक्टर कॉस्ट बताएगा आपका कि प्रोडक्ट कितने में बना था, और मार्केट प्राइस क्या बताएगा, मार्केट प्राइस बताएगा कि प्रोडक्ट कितने में बिका था, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो मेन कंसर्न है हमारा,
कि इंडिया की जो नेशनल इनकम की काउंटिंग है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस पे करते हैं? तो देखो जी, मैंने अभी बताया था आपको, क्या अभी बताया था आपको कि काउंटिंग ऑफ काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम किस पे? एन एन पी एफ सी, यही ना? चलो अब एक एक करके, पहले जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी देश की, मान लो ये इंडिया है, इंडिया के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। और हमने बताया था जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एनएफआईए जोड़ लेंगे। अभी पीछे बताया था वो कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एम से। जब हम इसमें एनएफआईए जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टोटल मिल के आपका क्या बन जाएगा, ये टोटल जब मिल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, जी एन पी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहते हैं। तो एक चीज बताओ कि कुछ, अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लैंड बाउंड्री के बाहर मिल गया, है ना, जो लैंड बाउंड्री के बाहर मिल गया, मान लो अगर ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, और इंडिया के बाहर ये जो ये है, ये सारा इंडिया का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ मिल गया, कोई प्रोडक्ट यहाँ मिल गया, कुछ यहाँ मिल गया, कुछ ऐसा, यानी कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट इधर उधर मिल गया जो लैंड बाउंड्री के बाहर का हिस्सा है, मान लो यहाँ मिल गया, यहाँ यहाँ कुछ यहाँ मिल गया, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो लैंड बाउंड्री के बाहर का हिस्सा है और वो इकोनॉमिक पर्पस से यूजफुल है, कि अगर वो, जब देखो हम क्या करते हैं, जब हम इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पर बात करते हैं तो हम किसी कंट्री, किसी नेशन की बात करते हैं, लेकिन जब भी बात ग्लोबल लेवल पे की जाती है ना, तो ह्यूमन बीइंग की बात की जाती है ना, इंसान की बात की जाती है, किसी देश में इंसानों की स्थिति कैसी, इसके बारे में जाना जाता है। तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पर्पस से यूजफुल प्रोडक्ट जो देश की लैंड एरिया के बाहर का हिस्सा है, अगर वो यूज हो जाता, ठीक है, कोई भी देश यूज कर ले, तो वहां के लोगों की स्थिति, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, वहां के लोगों की स्थिति बेहतर हो सकती है। ऐसे में अगर उस प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाएगा तो क्या है, बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है, और अगर यूज कर लेगा कोई भी देश तो वहां के लोगों की स्थिति बदल जाएगी, ग्लोबल लेवल पे यही देखा जाता है। तो भाई बात आई, तो ऐसे में तो हर देश चाहेगा यूज करना, है ना भाई, हर देश चाहेगा कि देश के बाहर का वो हिस्सा जो इकोनॉमिक पर्पज से यूजफुल है, कोई कोयले की खान मिल गई, कोई मिनरल्स की खानें मिल गई, कोई तेल के बड़े कुएं मिल गए, ऐसे में तो हर देश चाहेगा कि हम क्या करें, मैक्सिमम हिस्सा क्या करें, एक्वायर कर ले, मैक्सिमम हिस्सा कब्जा करके अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो ऐसे में इंटरनेशनल जब डिस्प्यूट बढ़ा तो क्या किया गया, इसके तहत ईईजेड डिसाइड किया गया। क्या, एक वर्ड डिसाइड किया गया जिसको बोलते हैं क्या, ईईजेड, ईईजेड, क्या बोलते हैं इसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या बोलते हैं इसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बोलते हैं हिंदी में बाह्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बाह्य आर्थिक क्षेत्र, यानी बाहर का वो हिस्सा जो देश के अर्थव्यवस्था के पर्पज से यूजफुल है, उसे वही देश यूज करेगा जिसके 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील क्या होता है, एक नॉटिकल मील में कितना होता है भाई, एक नॉटिकल मील में होता है कितना भाई, बोल दो, अरे बोलो ना,
एक नॉटिकल मील में होता है 1800 मीटर। कितना? लगभग 1800 मीटर, है ना। तो लगभग 1800 मीटर, लगभग कह सकते हैं 1800 मीटर, लेकिन ऐसे मतलब मोटी मोटा समझे तो 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया कह सकते हैं। तो जिसके तहत यानी 200 नॉटिकल मील का वो एरिया, अगर वो इकोनॉमिक पर्पज से यूजफुल है तो जिस देश के ज्यादा करीब में आएगा वो देश यूज कर सकता है। इसके हिसाब से ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, गुजरात और रन ऑफ कच्छ, तो गुजरात का जो ये रन ऑफ कच्छ है, इसमें 50% क्या है? वाटर है। और 50% क्या है? डिजर्ट है, रेगिस्तान है। 50% पानी है और 50% क्या है? बालू, रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये जो रन ऑफ कच्छ है इसका मोर देन 50% हिस्सा क्या है? इंडिया की टेरिटरी से बाहर है। तो इंडिया के टेरिटरी से बाहर यानी भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर है, उसके बाद भी भारत ने क्या कर रखा है? इसको एक्वायर करके, इसको कब्जा करके क्या यहाँ पे पोर्ट बना के और ट्रेड को प्रमोट करता है ना। अब देखिए यहीं पे बगल में ही आपका है कराची पोर्ट, है ना। कराची बगल में ही लगता है। तो ऐसे में पाकिस्तान बार बार इस पे दावा करता है कि साहब ईईजेड तो बाद में लागू होता है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किस देश के सबसे ज्यादा करीबी है वो। तो ऐसे में जब देखा जाए तो पाकिस्तान का नेबर बनता है, पाकिस्तान को तो पड़ोसी है ना। लेकिन भारत ने क्या कर रखा है? भारत ने ईईजेड के हिसाब से कब्जा करके उसको एक्वायर कर रखा है, ठीक है। और आपको पता होगा 1965 की जो लड़ाई हुई थी ना, ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1965 का जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, ऑपरेशन जिब्राल्टर का मेन मोटिव यही था कि जो रन ऑफ कच्छ है इसको पाकिस्तान फिर से कब्जा करेगा, उनका ऐसा मानना था। इसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया था? कब्जा किया था, मतलब लड़ाई शुरू की थी। तो इसी के तहत 200 नॉटिकल माइल के हिस्से के हिसाब से क्या होता है? समुंदर के बांटा जाता है ना। भारत देखो ना, भारत तीनों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। तो ये क्या होता है? समुंदर को इसी हिसाब से क्या होता है? बांटा जाता है 200 नॉटिकल माइल। तो आप देखते होंगे ना कि समुंदर में हमारी जो नेवी लगी होती है, यानी हम, हमारा जो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? फिशरीज का, मछली पालन का, है ना। तो हमारे जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं? समुंदर में मछली मारते रहते हैं। और ऐसे में क्या होती है? हमारा एक एरिया डिसाइड होता है कि भाई इससे दूर आपको जाना नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी समुंदर में लहरें या बहाव में या फिर जो भी है ऐसे करके वो बाहर निकल जाते हैं, दूसरे देश की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। और ऐसे में उनकी नेवी जब पकड़ लेती है तो क्या करती है? उठा के ले जाती है। फिर देखते हैं दोनों देशों के बीच बायलैटरल बातचीत होती है। फिर ऐसे में क्या होता है? न्यूज आती है, देखते हैं ना कि भारत ने इतने पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ा, भारत ने इतने श्रीलंकाई मछुआरों को रिहा किया, श्रीलंका ने इतने भारतीय मछुआरों को रिहा किया। ये सारी क्या होता है? ये न्यूज आती है, आपने देखा भी होगा। तो ईजेड के तहत क्या होता है? समुद्र को भी बांटा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो, तो मैंने बोला कि एनएनपी, एनएनपी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एनएनपी निकालने के लिए आपको क्या है? जीएनपी जानना जरूरी है ना। मैंने बताया था कि चार ही फैक्टर हैं जिससे आप क्या है? काउंटिंग कर सकते हैं। वो चार फैक्टर कौन कौन से हैं? मैंने बताया एनएनपी पूछ रखा है, नेशनल इनकम की जो काउंटिंग है किस पे करते हैं? एनएनपी पे करते हैं। तो भाई बचा कौन सा? जीएनपी बचा, नेशनल में एक ही फैक्टर बचा, और दो डोमेस्टिक में बच गए। कौन से? एक बचा जीडीपी और एक बता क्या? एनडीपी। बोल दो, है ना। तो मैंने बताया आपको कि एक पूछेगा तो तीन आपके ऑप्शन होंगे, चार, और चार में से तीन पे तो फैक्टर बना ही होगा। आपको क्या करना? ऑप्शन एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, यहां पे देखो क्या लिखा है? एन एन पी। एन का मतलब क्या होता है? नेट। क्या होता है? नेट। यहाँ पे नेशनल, यहाँ का मतलब प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नेट पूछ रहा है ना तो इसका मतलब ग्रॉस दिया होगा। ग्रॉस में तो दो ही इनकम बचती है भाई, क्या? या तो जीएनपी या तो जीडीपी। बोल दो, बन जाएगा ना। या तो हम डोमेस्टिक से बना लें या तो नेशनल से बना लें। नेशनल से बनाएंगे तो सीधा सीधा इजी है। क्या इजी है? जीएनपी। ये ज्यादा है और ये कम है, ये ग्रॉस है ना, ये नेट है। तो ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन वैल्यू ऐड होती है, तो इसको क्या करो? माइनस कर दो। बोल दो, मूल्यह्रास, है ना। बन गया ये।
इसको बनाने का एक और तरीका है, ये तो नेशनल पे आसान हो गया बनाना थोड़ा, हम डोमेस्टिक पे बना के देख लेते हैं। डोमेस्टिक पे कौन सा, एक ही तो बचा, जीडीपी पे। तो पूछ रहा है ना एनएनपी और एनडीपी, दो बचे, दोनों पे करके देख लेते हैं। चलो एनडीपी बना लेते हैं। ये क्या है, देखो यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे डी, यहाँ पे एन, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, तो सेम है। यहाँ पे डिफरेंस किसका है, एन और पी का। एन का मतलब होता है नेशनल, ये का इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक। यानी ये लैंड एरिया के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये किसकी बात कर रहा है, आपने अभी कुछ जोड़ा था थोड़ी देर पहले, वो क्या जोड़ा था, NFIA जोड़ा था ना, तो इसको हटा लो, बस खत्म। क्या करें, चलो हमने बताया NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह क्या पूछ रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये डोमेस्टिक है ना और ये नेशनल है, तो मतलब ये लैंड एरिया के अंदर की बात कर रहा है, और पूछ क्वेश्चन में रहा है लैंड एरिया के बाहर का हिस्सा। तो इसमें क्या करें, कुछ जोड़ लेते हैं। जोड़े क्या थे, हम अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या, NFIA। कैसे निकालते हैं इसे, x माइनस एम से। बन गया, बोलो, बन गया ना। अब एक और फैक्टर बचता है, क्या, जीडीपी, उससे भी करके देख लेते हैं। तो जीडीपी से कैसे बनाएंगे, देखो जी, इसमें तो दो फैक्टर आ गए, यहाँ पे डबल एन है और यहाँ पे जी और डी है, तो यानी दो दो वर्ड क्या है, दोनों अलग अलग है। तो देखो जी, पहले क्या है, ये डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में भी ग्रॉस डोमेस्टिक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक है, इसमें क्या करें, पहले नेट डोमेस्टिक बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, यानी जो मूल्य ह्रास है, टूट फूट घिसावट वाली वैल्यू है, उसको हम घटा लेंगे। तो आप देखो ना, ये जो पूरा है ना, ये पूरा मिलके आपका क्या बना देगा, अभी ऊपर लिखा आपने एनडीपी, क्या बन गया, एनडीपी, एनडीपी बन गया। अभी तो ऊपर बनाया आपने, एनडीपी बन गया, तो इसमें हम क्या कर दें, एनएफआई जोड़ लो, बन गया बस। क्या, देखो बन गया। तो हमने क्या देखा कि एनएनपी को तीन फैक्टर पे बना सकते हैं, किस पे, एक नेशनल वाला बचता है और दो डोमेस्टिक वाला है। डोमेस्टिक वाला कौन सा, एक तो जीडीपी और एक एनडीपी। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आइए अब क्या करते हैं, नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम की काउंटिंग करके देखते हैं। नेशनल इनकम की काउंटिंग कैसे करते हैं, तो अभी आपने क्या बनाया, एनएनपी बना लिया। एनएनपी को कैसे बनाओगे आप, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एन एन पी, क्या, किस पे बनाना है आपको पता है ना, फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम की काउंटिंग किस पे करते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए क्या करो, पहले इसको एज इट इज उतार लो, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या कर देंगे भाई, अभी पीछे पड़ा था हमने मार्केट प्राइस, यहाँ लिख देंगे ना। हम लिखने को तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ तो कहीं पे भी जोड़ा जा सकता है भाई, लेकिन क्या एक लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है ना, तो सिस्टमैटिक वे में नीचे लिखा गया तो हम नीचे ही लिखेंगे। मार्केट प्राइस में हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो देखो जी, ये कम है और ये ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ घटाना पड़ेगा। यानी मार्केट प्राइस में से हम क्या कर दें, माइनस प्रॉफिट कर दें, बोल दो, माइनस प्रॉफिट कर दें। उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। बन गया, बन गया भाई, क्या बन गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया भारत की नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कर लोगे एग्जाम में। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस पे करते हैं, यही है, यही है भाई। चलो
एक बार और निकाल लेते हैं। मान लो जीएनपी पे निकालना हो, जीएनपी एमपी पूछ दे तो क्या करोगे? सीधी बात है, कर देंगे एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? ये कम है और ये ज्यादा है। यानी यहाँ पे क्या है देखो ना, ये कह रहा है नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है, तो ग्रॉस ज्यादा होता है ना, नेट कम होता है, तो इसमें मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो यहाँ पे फैक्टर लगा देंगे। बोलो फैक्टर में क्या करेंगे भाई? फैक्टर में हमको जोड़ देंगे। भाई ये मार्केट में पूछ रहा है तो लगा है जितने में बना है उसमें क्या जोड़ देंगे कि मार्केट में पहुंच जाएगा। हमने अभी पढ़ा था क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। फिर थोड़ा और आगे बढ़े थे तो हमने क्या मिला था? माइनस, सॉरी, हाँ माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या करता था? हम घटाता है, प्लस प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, डन। ये भी बन गया। चलो और बना के देखते हैं क्या? जीडीपी डोमेस्टिक पे बना देते हैं। डोमेस्टिक पे कह रहा है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में मैं बना दे रहा हूं, मार्केट पे आप बना लेना। ठीक है। तो जीडीपी को कैसे निकाल सकते हैं? सीधी सीधी या तो डोमेस्टिक से निकाल दो, एनडीपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ लो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ लो और फैक्टर पे पूछा है तो यहाँ पे क्या कर दें? मार्केट। बोल दो भाई मार्केट में से दिया होगा तो मार्केट में से क्या कर दे? कुछ घटाना पड़ेगा। अब घटाने को हम घटा लेते हैं। क्या घटाएंगे? मार्केट में हम घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या घटा देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, बोल दो, प्रॉफिट। सॉरी, माइनस ये सब्सिडी है ना, जो माइनस प्रॉफिट और सब्सिडी जुड़ जाएगा। ये हो गया जीडीपी। इसको चाहो तो नेशनल पे भी बना सकते हो भाई, बन जाएगा ना। भाई नेशनल पे बनाओगे तो एनएफआईए माइनस कर देना, बस सीधी बात है। अब हम क्या करते हैं? एनएनपी को बना लेते हैं। एनएनपी, एनएनपी बनाया था अभी ना, एनडीपी बना लेते हैं। एनडीपी, एनडीपी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे बना लो, मार्केट प्राइस पे आप बना लेना। सीधी सीधी बात है। क्या उल्टा कर दो इसका? जीडीपी में माइनस डेप्रिसिएशन घटा लेंगे, जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटा लेंगे। उसके बाद फैक्टर दे रखा है तो मार्केट प्राइस एमपी, एमपी में क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ऊपर तो लिखा है यार, घटा लेंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे और माइनस प्रॉफिट कर लेंगे। डन है ना। तो अभी सब पे यानी जीडीपी का एनडीपी से बनाना है आपको। ठीक है। यानी जो नेशनल वाले हैं ना, यानी जीएनपी और एनएनपी दोनों में आपको जो बना के आप प्रैक्टिस करना, आपको क्या करना? दोनों के जो राइट हैंड साइड में उसमें डोमेस्टिक आना चाहिए, यानी जीडीपी हो या तो एनडीपी हो, आपको खुद की प्रैक्टिस करना है। फैक्टर पे बनाया है हम मैंने तो आपको मार्केट पे बनाना पड़ेगा, मैंने मार्केट पे बनाया तो आपको फैक्टर पे बनाना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक वाले इनकम है उन सबको नेशनल में कन्वर्ट करके बनाइएगा। ट्रस्ट मी, आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, आपको दोबारा जिंदगी में ये टॉपिक नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपको किसी भी यूट्यूब पे किसी भी बुक में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता है, ये भी मेरी गारंटी है। और आप कहीं पे भी मिल जाए तो हमारे यूट्यूब सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि सर यहाँ पे मिल गया। मैंने जितना R&D किया है ना इस टॉपिक पे, हमें कहीं से भी सेटिस्फेक्शन वाला टॉपिक या कहीं से भी यूट्यूब पे किसी टीचर का ट्यूटोरियल या किसी बुक में अभी तक नहीं मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने पूरी मेहनत की है समझाने के लिए और आपको समझ में भी आया होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? भारत की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया कैसे निकालते हैं भाई? टोटल इनकम
ऑफ द कंट्री। इस पे फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला है आपने, भूल मत जाओ, है ना। डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ये है भारत की प्रति व्यक्ति आय। कितना? ये भारत की पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन है भाई? पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे अभी बताया था हमने, लक्जमबर्ग। पहले नंबर पे यही लिखा था हमने, पहले नंबर पे कौन है भाई? पहले नंबर पे है लक्जमबर्ग। कौन है पहले नंबर पे? लक्जमबर्ग है, लक्जमबर्ग है पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। दूसरे नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। लक्जमबर्ग की कितनी है? 1,18,001 प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति। ठीक है। सिंगापुर की कितनी है? $97,057, है ना। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का है 165 नंबर पे रैंक आता है भारत का। कितना? $1947 प्रति व्यक्ति। भारत से ऊपर अभी, ये 2021 का डेटा है, सारा डेटा किसका है? 2021 का। अभी भारत से ऊपर कौन सा है? बांग्लादेश है। किसका? उसका कितना है? $2227 प्रति व्यक्ति इनकम है। किसका? बांग्लादेश का। तो हमने जाना प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से स्थिति। ठीक है। फिर में कुछ रह गया? तो हमने जाना कि कंट्री वाइज देश की प्रति व्यक्ति इनकम कैसी है, ये हमने आपको बताया। 2021 का डेटा है, भारत की कितनी है? 147 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। इंडिया, भारत से आगे कौन है? बांग्लादेश है। इसके बारे में हमने जान लिया। तो हमने जाना कि नेशनल इनकम क्या होता है। एक बार जल्दी से 2 मिनट में मैं रिवाइज करता हूं। मैंने बताया कि नेशनल इनकम की काउंटिंग सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी एक बुक जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 पैसा बताया था। ठीक है। मैंने बताया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 2 मई 1951 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके जो चेयरमैन है कौन है? विमल के रॉय हैं। मैंने बताया था कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है। तो मैंने बताया था एनएनपी क्या है? मैंने बताया था 4 टर्म्स होते हैं, जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी क्या होता है? किसी देश की लैंड बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। और जब हम उसमें क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को यानी एनएफआईए को जोड़ लेते हैं, वो क्या हो जाता है? जीएनपी यानी देश की राष्ट्रीय आय हो जाती है। मैंने बोला था कि जब हम जीडीपी में से या जीएनपी में से हमने क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटा लेते हैं। तो जब जीडीपी में से घटाते हैं तो एनडीपी मिल जाता है, और जीएनपी में से घटाते हैं तो क्या मिल जाता है? एनएनपी मिल जाता है। मैंने बताया था इसकी अकाउंटिंग फैक्टर और मार्केट पे करते। फैक्टर का मतलब होता है साधन लागत, मार्केट का मतलब होता है बाजार कीमत, कितने में बिका और या कितने में बना। तो जब पूछ देगा मार्केट प्राइस पे तो दिया है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कितने में बना, और जब पूछ देगा कि दिया मतलब बना इतने में तो बिकेगा कितने में, तो आप निकाल लेंगे। मैंने बताया फैक्टर और मार्केट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय का निकालते कैसे हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देश की कुल इनकम, भारत की कुल इनकम किस फैक्टर कॉस्ट पे डिवाइडेड बाय भारत की टोटल पॉपुलेशन, ऐसे करके हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। पहले नंबर पे लक्जमबर्ग है, इंडिया के 165 रैंक है। भारत से ऊपर कौन है? भारत से ऊपर बांग्लादेश है। ये सब हमने जाना नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है। तो आज हम नेशनल इनकम का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और आज हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।